अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जी हाँ, और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान मंडे का ये शो, और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे मामलात पर आज हम बात करेंगे जो हर घर का इशू है, हर घर का मामला है। अब ये आगे चलकर आपको पता चलेगा कि हर घर का इशू क्या है ऐसा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उससे पहले अच्छी बात से हमने आगाज किया अपने शो का, और वो अच्छी बात है कि वादा करो तो पूरा करो। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं, लेकिन क्या हम वादे पूरे भी करते हैं? अफसोस का मकाम यही है कि ऐसा नहीं होता। लेन देन का मामला हो या कोई और, इंसान अगर वादा करे तो उसे पूरा करना चाहिए, और हर हाल में पूरा करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वादा खिलाफी किसी सूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से इंसान के किरदार का अंदाज़ा होता है। बहरहाल हम अभी आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां मौजूद हैं सुहेल भट्टी साहब, हमेशा की तरह शहर इक़्तिदार की एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या खबरें हैं आज की? जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, ये मुल्क की तारीख की 7वीं टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये समझती है कि जिस तरीके के साथ वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए लाजिम है कि एक मरतबा फिर ताजरों को, आवाम को ये मौका दिया जाए कि उनके जो पाकिस्तान के अंदर जिनका जो कोई काला धन है, बेनामी उनकी जायदादें हैं, उनको डिस्क्लोज़ कर सकें। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जो जायदादें हैं, जो इससे कबल गुज़श्ता साल जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की गई थी, उसके अंदर जो पाकिस्तानी रह गए थे, और हमने भी अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया था। कुछ 7,000 के लगभग ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक्सेप्ट नहीं हो सकी थी। अब उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस स्कीम को अवेल कर सकें। जो इसकी हमने मालूमात हासिल की, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इब्तदाई मुसवदा तैयार किया जा चुका है, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से इसकी मंजूरी मिलने का इम्कान है, जिसके बाद ये मुसवदा वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद हुकूमत ये सोच रही है कि इसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से लागू किया जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में इसको टेबल किया गया तो ज़्यादा वक्त दरकार होगा। और हुकूमत की कोशिश ये है कि इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम को जून से कबल ही इसको मुकम्मल कर लिया जाए। FPR के हुकाम ने और वजारत खजाना ने इस हवाले से जो वर्किंग की है, उनका ये एक प्लान है कि मुल्की और गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने के ऊपर 5 से 10% तक टैक्स अदा किया जाए, और उनको वाइट कर लें, लीगलाइज कर लें। 3 स्लैब होंगे, 5% टैक्स अदायगी का, उसके बाद 7.5% और 10%। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लोग, वो पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, वो रकम की शक्ल में हों, वो जायदादों की शक्ल में जिन्होंने बैरून मुल्क बनाई, उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अगर अपने ये असासे वहाँ फ़रोख्त करके ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत मामूली सा टैक्स उन्हें अदा करना होगा, क्योंकि बैरून मुल्क भी अब जायदादों को, असासों को छुपाना मुमकिन नहीं रहा। तो आप तफसील से शराइत बता रहे हैं, और इसके साथ लेकिन एक सवाल जो मैं यहाँ करना चाह रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का क्या इसको यू टर्न कहना चाहिए? एमनेस्टी स्कीम के बहुत अगेंस्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, खुद इमरान खान साहब इतने उनके बयानात इस पर मौजूद हैं, तो अब ये हुकूमत को इस स्कीम को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी बिल्कुल, तो ये बड़ा हैरान कुन है। गुज़श्ता साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई थी, और गुज़श्ता साल होने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम तकरीबन 2 माह तक इल्तवा का शिकार रही थी, जिसके नतीजे में बहुत से पाकिस्तानी उसका एडवांटेज हासिल नहीं कर सके थे, और कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो गया था उस वक्त जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अब असद उमर साहब और PTI की क़यादत ये समझती है कि नहीं, एक और एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए, चूँकि बेनामी एक्ट 2019 आ चुका है। 1 जुलाई 2019 से वो लोग जो बेनामी जायदादें बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्त सजा कार्रवाई का सिलसिला होगा, 5 साल तक सजा होगी, जायदाद जब्त होगी। उससे पहले उनको एक मौका देना चाहिए। देखिए, जो गुज़श्ता साल टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, उसके नतीजे में कौमी खजाने में 104 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा हुई थी। वो मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान की 6ठी एमनेस्टी स्कीम थी। अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में पहली टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी, वो 1958 में करवाई गई थी, 1 अरब 12 करोड़ रुपए उससे जमा हुए थे। 1968 में दूसरी एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी, 92 करोड़ रुपए सिर्फ जमा हो सके थे। उसके बाद 1976 में तीसरी, जिससे 1 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो सके थे। सन 2000 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम के जरिए से 10 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा हुए थे। 2008 में 3 अरब 16 करोड़ रुपए जमा हुए थे, और जैसा कि 2018 में मैंने बताया कि 104 अरब रुपए जमा। अब FPR ने ये टारगेट किया है कि जो मौजूदा एमनेस्टी स्कीम जिसका मसवदा तैयार किया जा चुका है, इसके नतीजे में
उन्हें 300 अरब से ज़्यादा रकम जमा होगी। ये एक बहुत बड़ी एक रकम है। मुख्तलिफ माहिरीन से हमने बात की तो वो कहते हैं कि ये इसके अंदर कुछ हम ओवर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस मरतबा कितना कॉन्फिडेंस दे पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ताजरों को, उन पाकिस्तानियों को जिनके असासे मुल्क के अंदर भी हैं और लेकिन वो बेनामी हैं। इससे और इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे बहुत से सियासतदानों को भी इस मरतबा फ़ायदा होगा जिनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात जारी हैं बेनामी एसेट्स असासे बनाने के हवाले से, जायदादें बनाने के हवाले से। वन टाइम उनको ये ऑफर मिल रही है कि वो अपना सब कुछ जाहिर करके वाइट कर लें, वरना 1 जुलाई 2019 से सख्त कार्रवाई होगी, जायदादें भी जब्त होंगी और 5 साल जेल भी जाना पड़ेगा। अच्छा भट्टी साहब, अगर रीफ्रेज किया जाए इस मामले को तो मुझे बताइएगा जरा, मैं गलत तो नहीं कह रहा, जितना भी काला धन है 5 से 10% दें और उसको वाइट कर ले, नंबर 1। नंबर 2, क्या इदारे इतने कमजोर हैं, क्या बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए गए हैं, टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते इसलिए एमनेस्टी स्कीम की तरफ जा रहे हैं? जो आपका पहला पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल यही दुरुस्त बात है जो कि मुख्तलिफ लोगों के पास जो गैर कानूनी ज़राए से उनके पास रकूम आई या वो रकम जो उन्होंने टैक्स एवेजन की जमा नहीं करवाई, अल्टीमेटली वो काला धन है। उसके अंदर करप्शन की रकम शामिल हो सकती है, उसके अंदर टैक्स एवेजन की रकम शामिल हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि जब बेनामी एक्ट आ रहा है और आगे कार्रवाई होने जानी है तो ऐसे लोगों को एक मौका फराहम किया जाए कि वो इसको वाइट कर लें। तो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, उसके तहत लोगों को ये ऑप्शन दी जा रही है कि 5 से 10% अदा करें और आप रकम वाइट कर लें। और उसके साथ जो पॉइंट 2 है उसके अंदर एफबीआर रवा माली साल के दौरान तो अपना टारगेट पूरा करते हुए कामयाब दिखाई नहीं देती। 300 अरब से जायद का शॉर्टफॉल है। इस जरिए से भी अगर आप रकम वसूल करते हैं तो आप अपना उस टारगेट के अंदर वाज़े तौर के ऊपर होगा जो आपने बराह रास्त बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर के ऊपर टैक्स जमा करना था वो नहीं किया, बल्कि आपने एमनेस्टी स्कीम के जरिए से रकम जमा की। तो देखना होगा कि रवा माली साल के एंड तक किस हद तक एफबीआर इस स्कीम के जरिए से रकम हासिल करता है और टैक्स कलेक्शन का जो शॉर्टफॉल इस वक्त 350 रुपए का है वो किस हद तक जाकर कम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि एफबीआर रकम किस तरह से कलेक्ट करता है। बहरहाल एक सवाल ये भी है कि पीटीआई ने 2018 की टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसकी मुखालफत की थी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या अब ऑपोजिशन उनका साथ देगी या नहीं। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब। और अभी हम आपको पाकिस्तान का मौसम भी बता देते हैं ताकि आप बहुत आराम से जा सकें। जहां मौसम गर्म है तो वहां ठंडे कपड़े ले जाएं, जहां ठंडा है तो वहां गर्म कपड़े ले जाएं। वैसे गर्मी तो समझे आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर की सबसे पहले बात करते हैं, टेम्परेचर आपको बताते हैं कम से कम और ज्यादा क्या रहेगा। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यस, बहुत गर्मी है। और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लाहौर से ज्यादा। ऐसे ओके जी, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेटा की भी बात कर लेते हैं। क्वेटा में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपके फेवरेट यस, चले क्वेटा वाले थोड़ा सा गर्मी से दूर है तो क्वेटा में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो जनाब ये था मुल्क के मौसम का हाल के अब जहाँ जाना चाहते हैं तैयारी कर लें। तो अब आप जहाँ जाना चाहते हैं तैयारी कर लें। लेकिन अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर तो हम जा रहे हैं लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक का टेम्परेचर क्या? ब्रेक का टेम्परेचर इस वक्त 0000 ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपने कहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज हम ब्रेक के बाद एक निहायत अहम इशू डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ मॉडल्स भी होंगी। हम आज उनके मसाइल पर बात करने वाले
डाले हैं कि उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और कितनी तगोदो, कितनी जदोजहद करनी पड़ती है उन्हें अपनी फील्ड में अपना नाम मनवाने के लिए। तो फिर एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, खुशामदीद। कुछ कहने से पहले आपने ये जो एक पैकेज देखा है जिसमें हम बेसिकली मॉडल्स की बात कर रहे हैं और उनकी परेशानियों की, मुश्किलात की बात कर रही हैं। तो जितनी ज़िंदगी रंगीन लगती है इन मॉडल्स की, क्या असल ज़िंदगी भी इतनी कलरफुल होती है? और जो मुश्किलात होती हैं मॉडल्स को, वो क्या उठाना पड़ती हैं? और क्या पढ़ी लिखी जो ख़वातीन हैं उनके लिए कितनी जगह है, या सबके लिए एक जैसी स्ट्रगल है जो करनी पड़ती है? जी हाँ, आज इस सारे मामले पर बात करेंगे, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और मुआशी जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा कि अगर आप पैसे कमाने के लिए घर से निकलती हैं तो उस ज़िमन में आपको कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। हमारे साथ आज इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए दो मॉडल्स मौजूद हैं। सबसे पहले हिना का तारुफ कराऊंगी। हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना क्या क्या करती हैं और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया और अब कहाँ तक पहुँचे, ये सब कुछ अभी वो बताएंगी। और साथ ही आयजा हैं। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द बोर्ड। और बहुत मज़ा आएगा, वैसे बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया। लेकिन आगाज़ से पहले आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। आज भी आपके लिए हील्स के गिफ्ट मौजूद हैं, तो कॉल करें, अच्छी बात करें, अच्छी बात नहीं भी करेंगे, आप कॉल करेंगे हमारे शो में। है हील्स के गिफ्ट क्या है? हील्स के गिफ्ट हैं शूज। मजे की हील्स, मजे की हील्स। अरे वाह, वेरी नाइस। हील्स तो हर किसी को पसंद होती है, मुझे बहुत। चले फिर हील से स्टार्ट कर लेते हैं कि हील्स पहनना कितना मुश्किल लगता है आपको रैंप पे? हाँ, वैसे मुझे तो बचपन से वैसे शौक था कि मैं ना किसी की जिसकी भी हील देखती थी, जब मैं छोटी थी तो उसके अंदर मैं पाँव डाल लेती थी अपने, और मैं वो लिपस्टिक लगाना और वो सब चीज़ें करने का वैसे हर लड़की को होता है, हर बच्ची को होता है। और मैं देखती हूँ अपने आगे अपनी नीस वगैरह को कि वो भी ऐसी करती हैं। अगर मैं कहीं जूते वगैरह उतार के रखती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा वो फुप्पो की वो फलानी हील वो पहन के ना बस उसमें पाँव डाल देती हैं। तो वो हर बच्चियों में होता है, मुझ में भी। और बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं रैंप पे, लाइक लड़कियाँ फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं हील्स की वजह से? वेल आप इतनी शुरू में होता है, क्योंकि जब मैं शुरू में पहनती थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, या इतने ज़्यादा हैवी ड्रेसेस होते हैं समटाइम कि आपके वेट से ज़्यादा हैवी ड्रेस आपको कैरी करना होता है। तो वो सब प्रैक्टिस से आता है। जब आप बार बार शोज़ में रैंप पे वॉक करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो फिर आपको बाद में आदत हो जाती है हील्स की। बहुत किस्म की हील्स होती हैं, ये एक किस्म की नहीं होती। लाइक पर आपको जब आप हील पहनना शुरू करते हैं और उसको अच्छे से कैरी करना शुरू करते हैं, फिर आपको मज़ा आता है पहनने में। चलिए, ये तो आपका जो प्रोफेशन है ख़ासतौर पर, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ड्रेस कैरी करना है हैवी, और बहुत हाई हील जिनको कहते हैं वो भी कैरी करनी है। तो आयजा, क्या आपका कहाँ से स्टार्ट किया और अब कितना काम कर चुकी हैं, और इस सारे काम को एंजॉय कर रही हैं या बहुत से इश्यूज को फेस कर रही हैं? अच्छा, ऐसा है कि मुझे लास्ट 1 ईयर हो गया, मैं जब से शॉबिस में हूँ और रैम वॉक्स वगैरह कर रही हूँ। और मुझे जहाँ तक मेरा है ख्याल, मैं तो वैसे हील्स में कंफर्टेबल फील करती हूँ। स्टार्ट में हाँ होता है कि ऐसे लगता है कि पता नहीं रैंप वॉक हम लोगों ने करनी है, हम लोग फिसल ना जाए, क्योंकि अक्सर देखते भी हूँ सेलिब्रिटीज़ को, वो भी चलते चलते फिसल जाती हैं, ऐसा होता है सम टाइम। लेकिन अभी आपका कॉन्फिडेंट होता है कि आपने चलना है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कितने अच्छे से उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। और वैसे कितना अर्सा हो गया आपको करते? 1 ईयर हो गया मुझे। 1 ईयर करियर टोटल आपका 1 ईयर? जी बिल्कुल। और आपका कितना है? मुझे तो हो गए 3-4 साल माशाल्लाह। ओके। हाँ, वैसे मैंने IFAB से मैंने मेरीन सईद का आपको पता होगा, मैं वहाँ से मैंने ग्रूमिंग क्लासेस ली थी आकर। और वैसे मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना था, मैंने पढ़ा भी वही था जब मैं बाहर से आई थी। सो फिर मैंने बाद में मॉडलिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने वहाँ से प्रॉपर ग्रूमिंग क्लासेस ली, मैंने उनसे वॉक सीखी, और उसके बाद साथ इंशाल्लाह। तो आयजा कितना अर्न कर लेती हैं, कमा कितना लेती हैं? देखिए, स्टार्टिंग में होता है कि आपको
नहीं मिल पाता बजट। ऐसा अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको बजट भी नहीं मिलता। कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपको जिस बीच में से 30% रख लेते हैं, 50% रख लेते हैं। लेकिन देखिए स्टार्ट में आपको ऐसा करना पड़ता है, इतनी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको करना पड़ती है फेस, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है। फिर आपको अच्छा मैंने जहाँ तक है मैंने ज़्यादातर ऐसा है कि मैंने बहुत कम जहाँ पर बजट अच्छा होता है मैं वहाँ पर जाती हूँ, और पहले भी जाती रही थी। स्टार्ट में हाँ चली जाती थी, कभी बजट नहीं है कम बजट है लेकिन मैं चली जाती थी, लेकिन अब है कि मैं बजट के बगैर काम नहीं करती। बात की है क्या जो परसेंटेज की आपने बात की 30%। जी बिल्कुल, ये रूल है? नहीं रूल नहीं है। आपको कोई एजेंसी भी फॉर एग्जांपल अभी तो बहुत ज़्यादा एजेंसियाँ एड एजेंसीज बन गई हुई हैं जगह जगह हैं, तो वो लोग आपके लिए स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, वो टैलेंट हंट करते हैं और उसके प्रॉपर एडिशन करते हैं और उसके बाद वो क्लाइंट्स को भेजते हैं, तो फिर वो अपना कमीशन तो ऑब्वियसली उन्होंने रखना होता है। उन्होंने नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअली इस तरह का कोई इत्तेफाक हुआ नहीं मेरे साथ। नहीं ऐसा होता है, कोई होती है ऐसी एजेंसीज वो रख लेती हैं, वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हैं कि हम लोग 30% लेंगे, 50% लेंगे। और कई ऐसा भी होता है कोई नहीं भी रखते, अपनी कमीशन रख लेते हैं और कोई नहीं भी रखते हैं। ऐसा कब होता है, कितनी दफ़ा होता है कि जो कमिटमेंट की जाती है पूरी नहीं की जाती, इतने पैसे मिलेंगे और देते ही नहीं है, या बहुत कम? देखिए मैं पहले ही ऐसा स्टार्ट में हुआ मेरे साथ, 1-2 दफ़ा हुआ, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि होता है वो कहते हैं कि हम इसमें से वो पहले ही बता देते हैं कि हम लोग अपना इतना कमीशन लेंगे, इतना नहीं लेंगे, तो बाकी बजट आपका होगा। लेकिन फिर अगर ऐसा भी हुआ है हम लोग जाते हैं, वो लोग फिर जितना काम उन्होंने बताया वो होता है, कमिटमेंट की भी होती है, उससे हट जाते हैं, वर्क ज़्यादा होता है, बताते कम है और बजट भी उसके हिसाब से कम होता है। लेकिन स्टार्ट में ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि आइडिया हो गया है, इसमें अपनी चॉइस भी होती है। सॉरी कचू कि आपने भी चॉइस होती है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं कि हम 50 लोग हैं यहाँ पर, आपको ऑफर करते हैं कि हमारा ये शूट है, हमारा ये शो है, हमारे ये काम आपने करना है, हमारा ये ड्रामा करना है, आपने ये मूवी करनी है, तो आपको भी पता होता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग तो है नहीं, हमारे मीडिया में कितने 400-500 लोगों की फैमिली है ये सारी, तो सबका पता ही होता है, एक दूसरे से बंदा इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको पता होता है कि वो लोग अगर आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि अगर वो अच्छे होंगे, अगर वो मार्केट में उनकी वैल्यू अच्छी होगी तो आप उनके साथ काम करें, अगर नहीं है तो आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप उनके साथ काम करें। पर मेरे साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ काम किया और वो फिर मुझे बाद में मेरा फ़ोन ही ना उठा रही हूँ या कुछ, मतलब कि हाँ लड़कियाँ समटाइम ऐसे डिज़ाइनर कर जाती हैं। रिसेंटली एक मेरी दोस्ती थी, उसने मुझे कहीं शूट पे बुलाया और कहा कि ना मेरा शूट है और ये वो फलान किसी सैलून का था, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने कहा कि ये सर्विसेज होंगी और आप मुझे ना ये वाली मतलब कि एज ए फ्रेंड आप मुझे लाइक एक फेवर कर दो आप। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। तो मैं बाद में कही नहीं मैम ये तो हमारी इसमें डील नहीं आती है, तो हमारी इसमें डील नहीं आती है, तो हमारी इसमें चीज़ें नहीं आती। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो इससे पहले कि हिना मैं आपसे सवाल करूं, एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है नाइला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाइला, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे आपके शो की तारीफ करनी कि आप लोग इतना डिसेंट करते हैं ना, शो डिसेंसी लेवल आप लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है ना, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। और दूसरा मुझे ये कहना है कि आप दोनों की शक्लें कितनी मिलती हैं, अभी इतनी मिलती हैं, 4-5 साल बाद तो बिल्कुल ट्विंस लगेंगे आप दोनों। ये देखिए शक्लें मिल रही है, मिल रही है। और आपका ये जो आज का टॉपिक है, मुझे सिर्फ इस हवाले से यही कहना है कि इंसान जो भी करे उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं। बाकी चैलेंजेस तो हर फील्ड में ही होते हैं और वुमेन्स के लिए तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सच्ची बात है, गिफ्ट बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नाइला ने, कॉन्फिडेंट आपके अंदर है तो डेफिनेट आप कोई काम भी कर सकते हैं। एक और कॉलर है फरजाना है कराची से। फरजाना अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, पूरी टीम को दिल की गहराइयों से प्यारे से, हसीन और जमील आपके साथ दुआ, बहुत सारी दुआएं, मेहमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसलिए कहना चाहूंगी कि इनसे मुझे थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए कि आजकल की हर चमकती चीज कहते हैं ना सोना होती है, लड़कियां इसकी तरफ बहुत ज्यादा वादा हो रही हैं, तो लेकिन वो धोखा खाती हैं। मेरे पड़ोस में भी 2-3 लड़कियां की थी, वो भी ये चीजें सोच के कि मॉडल बनेंगे, करेंगे, घर से चली गई बेचारी। लेकिन उनको लेके आगे, अब मैं कहती हूँ कि आप ये बताएं कि कौन सा इदारा है या कौन सी ऐसी चीज है जहाँ जाए बच्चों की गाइडेंस होनी चाहिए कि वहाँ जाएं, और जाएं तो सबसे पहले माँ बाप को लेके जाएं, अकेले ना जाएं, क्योंकि ये चीज ऐसी है, हर चीज जाहिर लोग प्रोफेशन ऐसा है, चीज ऐसी है, अब एप्रिशिएट की जाती है, लोग जाते हैं करते हैं, लेकिन लड़कियों को कौन सा इदारा, कौन सी चीज का, ये लोग उस माहौल में रह चुकी हैं,
तो ये गाइडेंस बता सकती हैं कि वहाँ क्या करना चाहिए, बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ये तो टीवी हमें बता देता है, बच्चों को बता देता है कि फैशन कैसा है, क्या इन्हें, और आपका शो तो इसमें गाइडेंस हमें बहुत दे देता है। मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को, पूरी टीम को आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। और आपने अच्छी बात की है कि हमारा वैसे ये पार्ट है, आगे चल के हमने यही पूछना है कि वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, क्या बात होना चाहिए। एक और कॉलर है जी हाँ, सोबिया हमारे साथ पाकपतन से। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? दुआ आपकी? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती, 3-4 दिन पहले मैंने आपको कॉल की थी, मैं आपका टॉपिक था ज़माना जाहिलियत के हवाले से, तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। आप के मतलब शो के से बात करने के बाद मैंने अब मेरी फैमिली में, मतलब हमारी फैमिली इस तरह अच्छा नहीं समझते ना इस चीज़ों को कि लड़कियां मर्दों के शाना बशाना चले। तो मैंने आपकी एग्जांपल दी थी कि अगर देखें आप दोनों कपल है मियाँ बीवी, अगर आप औरत को इतनी इज्जत देती हैं, आप अपनी वाइफ को साथ लेके चल रहे हैं, इस तरह औरत को इज्जत देनी चाहिए। तो इस बात से पता नहीं मेरी फैमिली का क्या इतना अच्छा असर हुआ। हमारी तरफ केबल अलाउ नहीं थी, केबल भी अलाउ की, और थैंक्स आपके लिए कि उनकी कुछ सोच चेंज हो रही है। चलिए वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी वजह से आपके घर में कोई टेंशन कम हो रही है तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है। ये तो वैसे वाकई, और इज्जत की जो बात करें आप, और डेफिनेट रिस्पेक्ट खवातीन का हक होता है और वो मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सोबिया, आपने कॉल किया और बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बल्कि आपने जो चीज़ शेयर की और हमें बड़ी खुशी हो रही है सीरियसली कि ये जो हम अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं। गोज़ टू यू, एक्चुअली वो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस थैंक यू। तो ओके, अभी जो पहले कॉलर थी उन्होंने ये कहा था कि बहुत ग्लैमरस सी लगती हैं चीज़ें, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अब ये बताएं कि जितना ग्लैमर और जितना ग्लैमरस पर्सनालिटी आपको लोग देखते हैं और अच्छा ओके वाओ मॉडल्स हैं, ये हैं वो हैं, रियल लाइफ कैसी होती है आपकी? मैं तो बहुत नहीं, मैं बहुत सिंपल होती हूँ। मैं लाइक शलवार कमीज़ ऑयलिंग जिस तरह आम लोग होते हैं घर पे, और सम टाइम लोग बड़े मतलब के डिसपॉइंटेड भी होते हैं। लाइक मैं किसी मार्केट में कहीं भी जाती हूँ, सो वो कहते हैं अच्छा हमने हिना वाले को देखना था या कुछ ऐसा वैसा। कोई रिलेटिव्स भी घर पे आते हैं तो मुझे किसी और हाल में ही देखते हैं। मैं वैसे ही नहीं होती, ना मेकअप में होती हूँ, ना मुझे मेकअप इतना पसंद है वैसे आम जिंदगी में। उन्होंने एक और बात भी की थी, मैं उस बात पे भी थोड़ा सा रोशनी डालूंगी कि लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत मतलब कि ईजी है कि आप जाओगे रात आप लोग स्टार बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत सब्र करना पड़ता है अगर आपको कुछ अच्छा करना है। और जो नई लड़कियाँ नए लड़के जो भी हमारे बहन भाई इस मतलब के लाइक मॉडलिंग में, होस्टिंग में और इस कैरियर में आना चाहते हैं तो उनको अपनी एजुकेशन सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स से उनको एडवाइस लेकर और उनकी परमिशन से ही उनको आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग बच्चियाँ होती हैं, मैंने अक्सर बच्चियों को ऐसे देखा है कि वो अपने घरों से मॉडलिंग के शौक़ में, एक्टिंग के शौक़ में वो घरों से भाग कर आ जाती हैं। फिर उन लोगों को लोग मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों माशाल्लाह हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो आप लोग। अगर मुझे कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकती हूँ कि मेरे साथ ये मतलब आप ये कह रही हैं कि आपकी रियल लाइफ इतनी कलरफुल नहीं होती। आयशा आप बताएं। मेरा भी सेम यही इशू है, घर में शर्ट ट्राउज़र ऐसे ही हम लोग, मैं होती हूँ, समटाइम रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, देखते हैं, वो कहते हैं तुम ऐसे बड़ी मॉडल बनी फिरती हो और लाइफ में तो हमें भी दिखाओ कुछ तैयार होकर यूँ करके, लेकिन नहीं घर में वैसे ऐसा होता है कोई घर में दोस्त आए, कोई रिश्तेदार आएंगे तो थोड़ी रैंप वॉक तो करके दिखाओ। हाँ मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था ऐसे, तो मैं फिर ठीक है मैं भी फिर थोड़ा सा होकर अच्छा चलो ठीक है मैं दिखाती हूँ कर दिखाती हूँ, फिर घर में ऐसे करके दिखा देती हूँ। तो हिना चैलेंजेस किस तरह के फेस करने पड़ते हैं? हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपकी कॉलीग्स के एक्सपीरियंस। वेल आई एम ब्लेस्ड कि मैंने इस तरह की कोई चीज़ें नहीं फेस की, और वैसे मुझे मेरी फैमिली का भी सपोर्ट था और हमेशा से है और रहेगा। और दूसरा ये बात कि लोगों को मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लॉबीज़ बहुत हैं, इस बात को से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर आपकी फेवरेट 5 मॉडल्स हैं तो आप उनके साथ ही काम कर रहे हो, दूसरा कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों नहीं है तो आप उसको अपने ड्रामे में कास्ट नहीं कर रहे, आप उसको अपने चैनल पे होस्टिंग के लिए नहीं ले रहे। ये चीज़ें होती हैं। और मॉडलिंग में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपकी कोई फेवरेट मॉडल है 10 तो आप उनको ही लेकर हर शो में मतलब कि जा रहे होंगे, आप उनके साथ ही रैम्प शोज़ कर रहे होंगे, आप उनके साथ ही शूट्स कर रहे होंगे। पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर जो लोग और भी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर और भी लोग काम कर रहे हैं तो आपको उनको भी साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि
जो आपकी लॉबी के लोग हैं उनको आप अच्छा बजट दिला लेते हैं और आपको बाहर से मजबूरन कुछ मॉडल्स कुछ एक्टर को हायर करना पड़ता है, तो आप उनको मतलब कि उनका कमीशन वगैरह ले लेते हैं और उनको कम बजट में हायर करते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी होती है अगर सम टाइम अगर आपको कुछ लोगों को बाहर से लेना पड़े, नहीं तो अपने ही लोगों को लोग लेकर आगे चल रहे होते हैं। तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आपको हमेशा मतलब कि कहते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज़ से तो आप लोग ज़रूर एग्री करोगे कि यहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छा आप मतलब कि कोई ना कोई आप में नुक्स या खामी निकालने की कोशिश में हर कोई लगा रहता है, तो आपको खुद पता होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आप कैसे कैरी कर सकते हैं और आपकी वर्थ क्या है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप ये बताएं, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि क्यों ये ख्याल आता है क्योंकि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, आई मस्ट डू मॉडलिंग, क्या मुझे तो कहीं दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं आता कि मुझे कुछ ऐसा करना है, बस कि डेस्टिनी आपको ले जाती है जहाँ पर आपको जाना होता है। और तो मुझे तो शौक था, मैं कहती थी कि मैं मॉडल बनूं। मुझे शौक नहीं, शौक है मुझे देख के नहीं, हाँ किसी को देख कर नहीं, खुद से कि मैं बनूं मॉडल, मुझे भी लोग देखें और क्राउड हो, मेरी ये है शौक है मेरा। अच्छा, मॉडलिंग में ज़्यादातर लाइक कपड़े या ज्वेलरी या शूज़ इस तरह की चीज़ें होती है ना ख़वातीन बिल्कुल ऐसी पहनने की, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्या आप लोगों का दिल करता है कि कपड़ों की हो या शूज़ हो? मुझे कपड़ों का ज़्यादा होता है कि कपड़ों का मेरे शूट्स हों, ब्रांड शूट्स हों, और रैंप वॉक में होता है, रैंप वॉक में मोस्टली कपड़े ही होते हैं और ज्वेलरी होती है। इस पे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता होगा, इतनी अर्निंग हो जाती है? नहीं, वो जो असल में मैंने जितने भी किए हैं वो खुद से आपको ड्रेस देते हैं, डिज़ाइनर के ड्रेसेस होते हैं वो आपको खुद से देते हैं जो आपको वेयर करना होता है। वो फिर आपके हो जाते हैं या वापस ले लेते हैं? नहीं, वापस करने होते हैं ऑब्वियसली। इतने महंगे 5-10 लाख के ड्रेस होता है, वो थोड़ी हर किसी को दे सकते हैं, ऑब्वियसली वो पहनने के बाद वापस करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट होती है, या कोई अगर किसी कोऑर्डिनेटर या एजेंसी ने आपको हायर किया तो वो पर मंथ आपको देता है? अच्छा मैं एक्चुअली एक प्रोडक्शन के साथ काम कर रही हूँ, ज़्यादातर मेरा उन्हीं के साथ होता है, तो वो मैं डायरेक्ट हुई हूँ, तो कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैं नहीं जाती वहाँ पर, जाती हूँ और वो मुझे डायरेक्ट ही पे करते हैं, वहाँ पर मुझे इतना कोई इशू नहीं। हाँ, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाती हूँ तो वो फिर समटाइम बताते भी नहीं हैं और बुला लेते हैं, सारा बजट बताते हैं और फिर कहते हैं, जब वहाँ जाती हूँ काम देखती हूँ कि यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम है और उसके हिसाब से इन लोगों ने बजट तो बहुत कम दिया है, तो ज़्यादा इशू यही होता है कि यार आपने, फिर मैं उनसे करती हूँ, जाहिर सी बात है आपने मुझे क्यों इतना कम बजट दिया, काम आपने इतना ज़्यादा ले लिया, तो सब मॉडल्स का ज़्यादा यही इशू होता है। और फिर एक देखा देखी सब ऐसे करती हैं कि यार तुमने उसको इतना बजट दिया, तुमने उसको इतना बजट दिया। इतने जल्दी से ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में कैसे होते हैं। उन्होंने बता दिया कि नहीं, तेल शेल लगाया हुआ है, बस बड़े रफ से फिर हम कोई मॉडल नहीं है, बट मुश्किलात कितनी आती हैं, अर्निंग में कितना कमा लेते हैं, और नाम बनाने में कितना वक्त लग जाता है इनको, और हेक्टिक कितना है इनका काम। तो ये सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हम बात करें, हमारे साथ मॉडल्स मौजूद हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था, हिना से आगाज़ करते हैं। हिना, कितना टाइम लगता है आपको एक बड़ी नामवर मॉडल बनने में? टाइम तो हर चीज़ लेती है कि आप अगर किसी बैंक में भी जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलते मिलते बहुत टाइम लगता है। आप किसी और जगह पे भी काम करते हैं तो आप एकदम से बिल्कुल बड़े स्टार नहीं बन सकते। आपको हमेशा पैशन से काम लेना पड़ता है और सब्र ही आपको बनाता है। और आपको जेलसी फैक्टर की मैं बात यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारी सीनियर्स में भी कह लो, क्योंकि जब मैं नई आई थी, अब तो मैं नहीं कहूँगी, अब तो सब दोस्त हैं, सबके साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा हुआ कि मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ बैक स्टेज ना कि मैंने ड्रेस
पहना तो मैंने बहुत अच्छे से कैरी किया था। तो किसी ने आकर कहा कि ये अपने डिज़ाइनर को जाकर कहा कि ये जो हिना ने पहना ये ड्रेस मुझे पहनना है, तो मुझे पहना हुआ ड्रेस चेंज करना पड़ा किसी की वजह से। सो अब मैं उस मकाम पे हूँ कि मुझे अगर किसी और मॉडल का पहना हुआ ड्रेस अच्छा लगता तो मैं उससे ये नहीं कहती कि यार इसका चेंज करो, मुझे पहनना है। मैं हमेशा नए लोगों को स्पेस देती हूँ और कहती हूँ कि यार कोई बात नहीं, मतलब कि हम भी तो कभी नए थे। और दूसरी बात चैलेंजेस की भी ये बात भी कि आपकी फैमिली सबसे पहले नहीं मतलब कि ये चीज़ हज़म कर पाती इजीली कि आपको ये काम करना है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। और फैमिली अगर कर भी ले तो आपके रिलेटिव्स और आपके आसपास वाले लोग मुफ्त वाले, पता नहीं उनको क्या मसले होते हैं आपसे कि वो हमेशा कहते हैं कि भाई आपकी बेटी ये काम क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। भाई अगर वही लड़की बैंक में जॉब करेगी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, वही कुछ और काम करेगी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो सबके सामने आकर काम करेगी तो वो लोग हज़म नहीं कर पाते। वेल आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन इस तरह की नेगेटिव चीज़ें मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सुनने को मिली कि इतने बड़े बाप की बेटी ये वो फ़लान, इतने मतलब कि सऊदीया में थे हम लोग तो वहाँ से कि उम्रे वगैरह करवा के मतलब काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सुनने को आई। लेकिन वही लोग हैं अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैं कब घर में हूँ और वो आकर मेरे साथ पिक्चर बनवा सकें। वही लोग मुझे पूछते हैं कि हाँ वही लोग। हेक्टिक कितना होता है? लाइक ऐसा आप बताएं कि ये काम जो है बैंक जॉब्स हो गई या ख़वातीन और टीचिंग हो गई, बहुत से ऐसे प्रोफेशन, इसमें हेक्टिक कितना है काम, कितना काम करना पड़ता है आपको? देखिए बैंक तो जॉब मैंने तो कभी की ना, मुझे इतना इसका आइडिया है नहीं आपको जो काम करना पड़ता है वो कितना हेक्टिक है? नहीं इतना मुश्किल नहीं, मेरे लिए तो कोई इतना नहीं है मसला। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था, इश्यूज होते थे कि यार थक जाती थी हील्स में होना, हील्स में ऑब्वियसली वॉक मैंने हील्स आज स्पॉन्सर जो है ना इसलिए वो बार-बार आ रहा है टॉपिक भी ऐसा ही थक जाती हूँ तो फिर स्टार्टिंग में तो, लेकिन अब आदत हो गई हुई है, अब पता है यार यही करना है। अब जाना भी होता है कहीं पर तो पहले ही पता होता है कि यार वहाँ पर जाना है तो थकना है, तो साथ में हील्स भी रख लो, साथ में फ्लैट्स भी रख लो वहाँ जाकर, ताकि जब स्टार्ट करो। घंटे काम करना पड़ता है? देखिए 12 आवर्स हमारे में ये मैक्सिमम होता है। 12 आवर्स मतलब कि अगर आपका कोई फैशन शो है तो आपको मतलब 10 बजे आपकी मेकअप कॉल होती है तो आपके रात के 10-12 भी बज जाते हैं वापस पे घर आते तो आप काम ही कर रहे होते हैं, बार बार बैक टू बैक रिहर्सल्स हो रही होती हैं, फिटिंग्स हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। आपके ख्याल में जितना काम करना पड़ रहा है उतनी अर्निंग भी हो जाती है? लाइक वो जब पैसे मिलते हैं तो वो थकावट उतर जाती है कि नहीं? नहीं, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर हम कोई इवेंट वगैरह करने जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए जाते हैं, 8-10 पिक्चर्स बनवाई तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, आ जाते हैं वापस। और हाँ सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम किसी शो कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं तो जैसे कोई ट्रांसमिशन वगैरह होस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं तो उसमें इतना नहीं मिलता है। लाइक आपको थकावट ज़्यादा होती है लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते, काम ज़्यादा होता है। और घर वालों को ये कहते हैं कि कभी ना कभी बहुत ज़्यादा हम कमाएंगे और आपके पैसे वापस लौटा देंगे बाबा जाने। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ जब भी बाबा से पैसे लेने हो कि बाबा जब मैं देखना आप अभी मैं मूवी साइन कर रही हूँ ना तो मैं आपके पैसे लौटा दूँगी। कहते पता नहीं कब करोगी बेटा, हमेशा लेती हो। तो दूँगी एक ना एक दिन आपको। नहीं मैंने अपनी फैमिली से कभी नहीं ऐसा कोई सीन हुआ कि मैंने अपनी फैमिली से, फैमिली की सपोर्ट नहीं है इसमें कि मैं अपना अर्न करती हूँ मैं वही रखती हूँ, और जितना अर्न करती हूँ मेरा खुद पे ही लग जाता है, अपनी ड्रेसिंग पे कर लेती हूँ। देखिए वो डिपेंड करता है कि शूट्स हैं, कमर्शियल शूट्स हैं, क्या है उसके हिसाब से फिर पर मंथ कितना बन जाता है? देखिए पर मंथ मेरा बन जाता है कोई 30-40 तो बन ही जाता है। और आपका? नहीं माशाल्लाह अच्छा ही बना लेती हूँ, मतलब इतना तो मैं एक इवेंट पे लेती हूँ 30-40 तो। ओके तो वो देखें कुछ इंस्पिरेशंस भी होती हैं, जैसे आपने कहा ये तो हमारा शौक है, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो इंस्पिरेशन में ये काम करना चाहती हैं कि यार ये मेरी मॉडल जो है ना ये मेरी रोल मॉडल है तो मैं भी इसी की तरह बनना चाहती हूँ। आप किसकी तरह बनना? मैं खुद की तरह ही बनना चाहती हूँ और मैं अपनी पर्सनैलिटी मतलब कि आप दूसरों को ज़रूर आप एडमायर करो लेकिन आप बनो वो मतलब कि फेक हो जाता है इंसान कि आप बिल्कुल उसकी तरह चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो आप वो तो बन गई है ना मायरा, तो आप मुझे हिना मलिक बनना है तो मैं हिना ही हूँ। स्क्रीन और एक बिग स्टेज के लिए कितना वक्त लग जाता है एक मॉडल को? इट्स डिपेंड ऑन लक। या बिल्कुल कि आप आते साथ ही भी आप कर सकते आते साथ ही, और रेफरेंस का भी बहुत है। किसी के रेफरेंस के साथ रेफरेंस से जाओगे तो आप जल्दी ज़रा हो जाओगे, और अगर आप खुद जाओगे या किसी के थ्रू जाओगे तो मतलब आप ये कह रहे हैं रेफरेंस और लक? मेहनत बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल ऐसा होता है, समटाइम होता है, मेहनत भी आपका होती है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मेहनत का कोई, वो एक बंदी इतनी मेहनत कर रही है, एक मेहनत नहीं कर रही और उसको आप ज़्यादा सपोर्ट करो। हाँ, मैंने ऐसे देखा, मेरे साथ कुछ लड़कियों ने काम स्टार्ट किया और वो माशाल्लाह मूवीज़ वगैरह भी कर रही है। तो अभी जाकर मतलब कि मेरे पास 1-2 स्क्रिप्ट आई हैं, इंशाल्लाह मैं भी कोई मूवी साइन करूँगी। लेकिन मेरे साथ जिन लड़कियों ने किया तो उन्होंने अच्छी अच्छी मूवीज़ में भी काम कर रही हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली मैंने अगर मेहनत को देखा जाए तो मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है। मैंने तो ड्रामों में भी काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने तो हर टीवी में हर जगह काम कर रही हूँ। यानी आपकी मेहनत और आपकी जो लक है उसके साथ साथ अगर आपका रेफरेंस है तो आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो। हिना और आयजा आपसे बात करते रहेंगे, हमारे साथ मिसेस खान भी मौजूद है क्योंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं और उनका बड़ा ही अहम मसला होता है कि नौकरानी रखी है तो वो कैसी होनी चाहिए, नौकरानी की जो हायरिंग होती है वो एक बड़ा मसला होता है, फिर नौकरानी को भी दूसरी तरफ बहुत से इश्यूज़ होते हैं। समटाइम हम सिर्फ मालिकन की बात सुनते हैं, नौकरानी की नहीं सुनते कि उसको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आज हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। तो मिसेस खान आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप लोग कैसे हैं? और बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं भी आप लोगों को वॉच कर रही थी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अब तो मेरा ख्याल लोग 92 को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और देखते हैं। मैंने ये देखा 92 यहाँ से यूँ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। अरे वाह मिसेस खान, थैंक यू सो मच। और इसमें कोई शक नहीं है, वाकई बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है हमें और हमें खुशी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें फीडबैक मिलता है, लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा टीज़र देता हूं मैं कि आज हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपनी मॉडल्स का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। और गिफ्ट्स आप दुआ से ले सकते हैं। बड़ा अच्छी रही आपके साथ डिस्कशन, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नई लड़कियां आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितना आप कमा सकते हैं और किस किस्म के चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं चोरी नहीं करती, बर्तन अच्छे से धो, वक्त पर आओ, सुबह वक्त पर आना है, एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं करनी है। ये बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों में सुनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि घरों में जो काम करती हैं मासियाँ, जिन्हें हम मेड्स भी कहते हैं, छोटियाँ भी कहते हैं, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। घरों में जो हमारे नाज नखरे उठाने का ठेका दरअसल इन्हीं के पास होता है। हर तरह की बात, हर तरह की डिमांड को पूरा करने की जो फरमाइशें होती हैं वो हम इन्हीं से करते हैं। और ये मेड्स, मासियाँ, आंटियाँ और छोटी बच्चियाँ, इन सब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये ख़वातीन दरअसल अपने घरों की खातिर दूसरों के कई घरों का बोझ उठाती हैं। ये मुलाजिमाएँ घरों में सफाई सुथराई करती हैं, खाना बनाती हैं, सौदा सल्फ लाती हैं, अक्सर घरों में बच्चों की देखभाल करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, तरह तरह की डांट डपट और बाज़ औक़ात तो तानों और तशद्दुद का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। एग्जैक्टली, ठीक है। लाइक कहीं मालकन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कहीं इन काम करने वाली जो मासियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन है और इस डिस्कशन में जाने से पहले क्यों ना मिसेस खान से एक ये कमेंट ले लिया जाए कि मिसेस खान, ये ट्रेंड तो हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है कि मेड रखनी है जी, काम वाली तो आनी ही आनी है। कई घरों में 24 घंटे की काम वाली होती है, लाइक वो महीने 2 महीने बाद घर जाती हैं छोटी बच्चियां। कई घरों में मासियां आती हैं, 2-2, 3-3 घंटे के लिए काम करती हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस? मतलब लाइक ज़रूरत तो है ही, लेकिन इसकी ये इम्पॉर्टेंट कितना है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि आजकल के आपकी बच्चियाँ, बहुएँ वगैरह सब काम करने लगी हैं। अब हम जैसी बूढ़ी औरतें झाड़ू पोछा तो नहीं बैठ के नीचे सोफ़ों के नीचे जाकर दे सकती। सिंस दे आर अर्निंग, हमारी बच्ची बहुएँ अर्न कर रही हैं, तो ये है कि दे आर ब्रिंगिंग सम मनी। अब वो पैसा ला रही हैं घर में, तो उस पैसे से हम एक पार्ट टाइम औरत रख लेते हैं मेड, या पार्ट टाइम नौकर रख लेते हैं, या व्हाटएवर। तो लेकिन ये है कि अब हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है कि एवरीबडी वांट्स टू वर्क। इतनी महंगाई हो गई कि सभी काम कर रहे हैं, सभी पढ़ लिख कर, किसी ने टाइम तो नहीं वेस्ट करना। अपनी एनर्जीज अब उन्होंने डाइवर्ट कर दी घर की बजाय बाहर। दे स्टार्टेड अर्निंग करने लग गए हैं घर वाले सब।
तो मासियाँ रखनी, फुल टाइम मेड्स रखनी बहुत ज़रूरी हो गई है कि घर की सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा, रोटी ख़ास तौर से कौन बनाएगा, तो इसलिए कौन धोएगा, बर्तन जो कोई नहीं धोना चाहता, मैं भी जैसे अवॉइड करूँगी कि बर्तन कौन धोएगा, तो उसके लिए पार्ट टाइम मेड्स रखी हुई हैं, फुल टाइम मेड्स रखी हुई हैं। लेकिन इन लोगों को ये पता है, ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, इनको पता है कि हम लोग इन पर डिपेंडेंट हैं। डोंट थिंक कि ये लोग टाइम पर आती हैं, डोंट थिंक कि ये लोग छुट्टी नहीं करती, ये लोग टाइम पे कभी नहीं आएंगी, छुट्टियां बेहिसाब करेंगी। उनको पता है कि इनकी तो मुश्किल है, यही इनकी डिमांड है कि हम रोज़ आएँ, काम करें। उनको पता है कि हमारा गुजारा इनके बगैर नहीं होना, तो फिर ये अपनी डिमांड्स पे डिमांड्स रखती हैं। खबरों में बड़ा देखते रहते हैं कि छोटी बच्ची मेड रखी है, बड़ा तशद्दुद हुआ, उस पर मारा मालकन ने, मालकन को गुस्सा अपने शौहर पे था, उतार उस बच्ची पर दिया। तो इस तरह के केसेस भी तो आते रहते हैं। आपकी बातें ठीक है कि एक एंड से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरे एंड से भी बहुत कुछ गलत हो रहा होता है। ये बिल्कुल आपने कहा, वो जो डोमिनेटिंग औरतें होती हैं जिनको पता होता है कि मेरे शौहर इस पोजीशन पर हैं, उसको पता होता है कि भाई मेरी ये बात कवर हो जाएगी, लेकिन अब नहीं कवर होती, अब चीज़ें वायरल हो रही हैं, अब चीज़ों का पता चलता है। तो ये जो है औरतें ख़ास तौर पे उन बच्चियों पे तशद्दुद होता है, या बच्चों पे जो 6-6 महीने की और साल भर की इकट्ठी पैसे ले लेते हैं और बच्चियों को उनके घर पर छोड़ देते हैं मालिकन के, और वो फिर अब आप देखें अपनी तरह से जैसे मर्जी उनको चलाएं। जो मंथली बेसिस पर होती हैं, माँ बाप देखते हैं, आकर बैठते हैं घर पे, उधर वहाँ पे तशद्दुद नहीं हो रहा, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशंस ले रहे होते हैं। ठीक है मिसेस खान, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम बात करते हैं मालिकन और काम वाली से। बेसिकली अब इनसे जानते हैं कि एक मालिकन को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो मेड होती है उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप मेड हैं जी, ये मालिकन हैं, आपका क्या नाम है? फरहत। और आपका? नजमा बिलाल राना। नजमा बिलाल राना। आप इनके घर में काम करती हैं या वैसे आप डिफरेंट घरों में? तो आपसे स्टार्ट करते हैं। बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, मैं इल्ज़ामात क्योंकि उनमें कभी कभी हकीकत भी होती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। चोरी कर दी मेड ने, या कोई चीज़ पड़ी थी वो उठा ली, छुट्टियां बहुत करती हैं मेड्स, वक्त पर नहीं आती हैं, या फिर कमिटमेंट करती हैं उस टाइम पर नहीं पहुंचती हैं। आप समझती हैं कि मेड्स के एंड से ये सब होता है? ये मेड से तो होता है, लेकिन ना पहले तो शुरू स्टार्ट में ना 1 महीना तो बहुत अच्छा सलूक करती है ना, कि बंदा कहता है कि यहीं पे काम करना है, कहीं और नहीं। जैसे 1 महीना सैलरी मांगना शुरू करते हैं, वो कुछ कह देते हैं कि अभी थोड़े दिन तक होगी, फिर वो ऐसे करते करते वो फिर हम पिछले पैसे लेने के बजाय हमारा अगला महीना भी शुरू हो जाता है। फिर ये काम ठीक नहीं, बर्तन टूट गया, वो भी इल्ज़ाम। जो दूसरा है वो भी बच्चों का काम नहीं हुआ, कोई काम इधर से करना नहीं, ये नहीं करना, वो करना, ये नहीं करना, वो करना, ऐसे करने में बड़ा फिर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो उस वक्त आपकी क्या सोच होती है? अच्छा चलो इन्होंने तंग किया, हम भी तंग करते हैं। नहीं, ऐसा तो कर लो, काम ना करो, वक्त पे ना आओ। वो एक ही होता है कि अगर हम कहते हैं ना कि हमने छोड़ के जाना है, या एक दफ़ा छोड़ के चले गए थे, उन्होंने पीछे से ना कह दिया कि आपको ना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा क्योंकि आपने चोरी की, हम कह देंगे इन्होंने हमारी चोरी की है, फिर उस डर से फिर दोबारा जाना पड़ता है। क्यों करती हैं आप ऐसे? क्यों आप भी करती हैं इस तरह? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बात जो है इन्होंने की है इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसे कहते हैं न्यू दौलती, तो वो उस टाइप के लोग होते हैं। वरना अमूमन जो है मेरा पाकिस्तानी खाना, घर का खाना, मेरा ये काम चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ऐसी बेगमात जो आती हैं और मिलती हैं, मुलाकात होती है मेरी उनसे, उनके जो मेड होते हैं, तो उनका एक इशू यही होता है कि बस वो कहती है कि जी डेथ फलाने रिश्तेदार को कोई बार बार नानी को डेथ मार दिया, दादी को बार बार मार दिया, वो ये इशू आते हैं उनके। और हाँ, ये जो अब जो लोग रखवाते हैं काम वालियाँ, जिन्होंने पैसे लेके और उनको रखवाना है, वो गलत काम हो रहे हैं। उसमें ये कि वो पैसे अपने ले लेते हैं और उनको फिर और इम्पोर्टेंट आपने बात की है, तो उसमें परेशानी आ जाती है। लेकिन जो अच्छे खानदानी लोग हैं वो तो मैं कहती हूँ उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। अब ज़कात का महीना आ रहा है, वो सोचते हैं हम अपने काम वालों को ही दें, और देना भी उनको ही चाहिए, ठीक है।
कि उन्होंने आपके 24 घंटे उन्होंने आपकी ड्यूटी करनी होती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज के अहम इशू पर जो हर घर का मामला है कि जो घरों में काम करती हैं मेड्स, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं या वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मालकन के लिए, और मालकन के क्या मसाइल होते हैं मेड से। अब ये आपने क्या शो कर दिया, ये क्या है हमारे, ये इधर इधर करिएगा जरा, हमारे बाद भी घर का ख्याल रखो। अच्छा, ये मालकन की दरख्वास्त है एक मेड से। इस सारे मामले पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। यस, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो आप बैठे रहें, अभी आ रहे हैं हम वापस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मामला है मेड्स का, मामला है मालिकन का कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या है? मिसेस खान, आपने दोनों खवातीन की गुफ्तगू सुनी कि मालिकन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मेड के काम करने वाली के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके ख्याल में असल मसला है कहाँ पर, कहाँ जाके बात ख़राब होना शुरू हो जाती है? अच्छा, अभी मैं सुन रही थी कि एक खातून ने कहा कि भाई ये जो अपस्टार्ट्स हैं जिनको बहुत जल्दी कुछ मिल जाता है, जिनके एंसेस्टर्स ने या पीछे नस्लों ने नौकर वगैरह या मेड्स वगैरह नहीं रखी होती, उनको नहीं पता होता कि उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। उनको नहीं ये पता होता जो हम खा रहे हैं वही आप खिलाएं, उनके भी कुछ वो हकूक़ होते हैं, उनको आप पहले दे दें, निकाल दें उनको और फिर खाएं। फिर देखें कि माशरा आपका बेहतर होगा, बच्चे भी काम करेंगे, बच्चे भी खुश होकर काम करेंगे। तो ये आप लोगों को देखना, जो अपस्टार्ट्स होती है बड़ी सेल्फिश होती है, वो कहती हैं हम क्यों दें। जैसे एक बच्चे का खाना वो नौकरानी ने एक निवाला चख लिया तो उसको मार डाला, ये कहाँ का तरीक़ा है? अरे क्या अगर नौकरानी ने बच्चे का खाना चख लिया तो क्या बच्चे वो खाना झूठा होगा? उसने इतना सा उठा के चख लिया तो डजंट मैटर। आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, अगर उसने चख लिया तो फॉरगिव, उसको कह देते कि बेटा अलग प्लेट में ले लेते। लेकिन उसको इतना बड़ा आपने ये दिया, उस तौबा इस्तग़फ़ार के इतना बड़ा आपने उसको सज़ा दे दी। ये जो चीज़ें हैं इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और मेड्स की तरफ से मिसेस खान, लिबरल मेड्स, ठीक है, ये तो एक बिल्कुल एक ये तो पढ़ी लिखी और अच्छी बात है कि आपको मेड्स के हुकूक पूरे करने चाहिए। वो मेड्स जो कि तंग करती हैं, वो मेड जो कि तंग करती हैं मालकन को, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मालकन कंप्लेंट्स करती हैं बहुत ज़्यादा। इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर है। जी हाँ, आते हैं आपकी तरफ मिसेस खान, कॉलर भी ले लेते हैं साथ। वज़ीर हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो टॉपिक जिस पे आप बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से अभी नेशनल इशू बनता जा रहा है। और बात ये कि इट हैज़ बिकम एन अनऑफिशियल बिजनेस इंडस्ट्री नाउ। और इसमें आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी, हम सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है। ठीक है। असल में ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी जो है उसकी ज़्यादा गलती है या दूसरी पार्टी की गलती नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो हाउसमेड्स हैं उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो काम उनकी नौकरानियाँ या जो काम वाली वो रख हैं वो कर रही हैं, वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो ना करें और अगर कोई उनका ये काम ना करे तो उन्हें कितना सफ़र करना पड़ सकता है। और उनके घर की और समटाइम उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काम वालियों पे होती है, जो कि बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन होना चाहिए, चाहे ये घरों की बुनियाद पे हो या कोई इदारा इसको रेगुलेट करे कि आप इतने आवर्स काम करेंगे और आप ये टास्क करेंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा हम आपको कोई काम कहें तो हम आपको और पे करेंगे इसके लिए। और मेड जो है वो भी लायबल होनी चाहिए कि जो काम वो जिसको उसको हायर किया गया और उसके साथ ये बात कमिटमेंट हो चुकी है कि आप ये काम करेंगे। और अगर वो आप क्या करती हैं गजल? मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं हाउस मेकर भी हूँ। ओके, आपके घर मेड आती है?
जी बिल्कुल। आर यू गुड टू हर? ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन डीलिंग। अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगी तो इवेंचुअली वो भी आपको रिस्पेक्ट देगी और आपका काम तरीके से करेगी। ऑल राइट गजल, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी आपने बात की। और लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो मैं आपका प्रोग्राम जब से ये स्टार्ट हुआ है सबसे पहले पाकिस्तान देख रही हूँ, जो जिन इश्यूज को आप हाईलाइट कर रहे हैं और जिन पे आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एंड यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच गजल, थैंक यू सो मच। और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि आपको इक्वल रहना है और बैलेंस रखना। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे मेड की तो मेड आपका काम बहुत अच्छा करेगी। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। यस, मिसेस अदनान है हमारे साथ। मिसेस अदनान, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी शो की तारीफ करना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका कपल बहुत बहुत माशाल्लाह नाइस है, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने जो टॉपिक रखा है उससे पहले जो मॉडल्स आई थी उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन अभी भी चल रहा है। पहले उसके लिए ये कि जो दो तरह के लोग हैं, हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, वो अपने मेड का, उनके राइट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। वो उनके हाथ बहुत ज़्यादा मार देते हैं और काम ज़्यादा लेते हैं और उनकी जो पे है वो बहुत कम देते हैं। और जो तो नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह, वो तो बस इतने एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे काम वाले सिर्फ टाइम पे ही आ जाए, जिससे हम लोग उस पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो आए टाइम पे हमारा काम हो जाएगा, हम लोग उनकी वजह से लेजी हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा ये कि जो मॉडल्स आई थी वो अपने काम में भी पॉजिटिव रहें, भी कॉन्फिडेंट रहें, बस यही। बहुत अच्छी बात आपने की, दोनों हमारे टॉपिक्स से रिलेटेड। मिसेस अदनान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मिसेस खान, मैं यही पूछना चाहता था आपसे, जिस आप बता रही थी कि जो मालिकन है, जो वो घर जहाँ मेड काम कर रही है, उसके हर फर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शो करनी चाहिए और हकूक पूरे करने चाहिए, बिहेवियर्स अच्छे होने चाहिए। अब जो मेड है उस पर क्या क्या चीज़ लागू होती है आपकी नज़र में? उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो वीक पॉइंट्स देखती हैं आजकल। देखिए, दे आर सो क्लेवर। ये लोग इतने बच्चे भी अगर इनके देखें ना तो वो भी बहुत क्लेवर होते हैं। वो एक्सप्लॉइट करते हैं हमें, वो हमारे वीक पॉइंट्स देखते हैं कि इनको किस तरह हम ब्लैकमेल करेंगे, किस तरह मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करेंगे और कम काम करके भाग जाएंगे। और ये ब्लैकमेल में क्या-क्या चीज़ आती है? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। उनको पता चल जाता है आपका वीक पॉइंट है, उनको पता चल जाता है मैं जो हूँ घुटने से जरा सी अगर से लिम्प करूंगी या कुछ करूंगी और दरवाजे तक भाग कर नहीं जाऊंगी तो वो उसको भी आपको देखें किस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। उनको पता है कि आप बार बार बेड पर बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए चीजें मंगाती रहेंगी। वो सुन रहे होंगे और रिप्लाई नहीं करेंगे। सुन रहे होंगे आपकी आवाज और आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, जी नहीं बोलेंगे। ये देखें, आप नोट करें। और अपनी मर्जी का काम करेंगे। जैसे अब मैं देखूं कि अगर मुझे नाश्ता दिया जा रहा है तो अच्छी तरह टोस्ट भी नहीं सीख रहा है। और अभी मैं सुबह जाकर देख रही हूँ 3-3 4-4 अपने टोस्ट खूब सेके जा रहे हैं, घी में लगाकर तले जा रहे हैं, फ्राई अंडा हो रहा है। और मालिकन हम जो किचन में नहीं जाएंगे तो हमें सड़ा हुआ टोस्ट एक किनारा दिया जाएगा। ऑनेस्टली कि सबसे पहला किनारा बेगम साहब हम खाते हैं। वो लोग बड़े अच्छे मज़े के अंदर के टोस्ट अड्डे खाते हैं, क्योंकि मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मैं तो नहीं खाती। आज मैं जाकर देख रही हूँ तो वो तो खूब मज़े मज़े से खा रहे हैं। हाँ, 4-4 3-3 टोस्ट एक नौकर खाएगा तो आपका तो कहाँ बजट जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट हमें कह रही है 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ, तो ये तो 4-4 रोटियां खाते हैं और डबल रोटियां। तो हमारा बजट तो इनकी वजह से आउट है। मैं घी का पैकेट डाल रही हूँ, वो आधा हो जाएगा। खाते तो ये लोग हैं, सफेद ये लोग हो रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो आप खुद खाते हो वो उनको खिलाओ। तो ये हम फिर क्यों नहीं करते हैं? बहुत से घरों में देखा जाता है कि आप खाते कुछ डिफरेंट हो और आप मेड्स के लिए कुछ डिफरेंट रखते हो, फिर उसके बाद अल्टरनेट वो फिर चोरियां भी करेंगे। से ऐसा नहीं है। अच्छा, जाहिर है जो आपके घर पकेगा वही खिलाएंगे ना, आप अलग से क्यों बना के खिलाएंगे? ये सबसे अच्छी बात है। पॉइंट बिहाइंड इट। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। क्यों ऐसा करेंगे? अभी जो हमारे साथ मेड है, ऐसा करेंगे तो वो बोटियां भी खाएंगे, सब कुछ चोरी करके खाएंगे, फिर अच्छा लगेगा? आप उसी वक्त उसको हिस्सा दे दे, लो बेटा तुम्हारा सालन, लो बेटा ये तुमने जितनी रोटी खानी अब बना के खा लो, ये तुम्हारा सालन। हमने अपने खाने में से उनको निकाल दिया ना, तो उसमें बरकत होगी, आपके खाने में बरकत होगी। आप क्यों उसके लिए दूसरा क्या बनाएंगी? कितना टाइम है आपके पास? दूसरा बनाने की बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि जो ताज़ा सालन है वो हम घर वाले खाएंगे, जो कल परसों का बचा हुआ है वो
जो है वो मेड को खिला देंगे, ये बड़ा देखने नहीं, में आता वो भी है टेबल पे हम गरम करके रखते हैं, वो भी रखते हैं घर में कल का खाना भी। भाई आपके नौकर होते हो, कहाँ बचता है कल का, वो तो माशाल्लाह इतना खा लेते हैं माशाल्लाह। अगर आप अपनी मेड के साथ और आपकी मेड आपके साथ अच्छी है तो ये तो आप बड़ी लकी, क्योंकि मैंने एक कॉल पढ़ा था कि अगर इंसान के इखलाक को चेक करना है तो जितना पुराना मुलाजिम होगा उसका इखलाक उतना ही अच्छा होगा। हम ओवरऑल पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं मिसेस खान जी। बिल्कुल फरहत, आप अपना नाम देखिए, पुराने मुलाजिम वहाँ ही ठहरते हैं जिनसे अच्छा सलूक किया जाता है। जो रोज बरोज हम जाए तो देखें नया मुलाजिम मेरे पास लोग आते हैं, मिसेस खान मुझे लड़का बड़ा प्यारा सा था, बच्चा वो कहाँ है? मैंने कहा वो है, क्योंकि वो बड़ी रिस्पेक्ट देता है, सलाम करता है, जब वो बैठते हैं तो लोगों से पानी का पूछता है, चाय का पूछता है। अच्छा, ये बहुत डिपेंड करता है मुलाजिम के बिहेवियर पर। सही कह रही हैं। एक मिनट दीजिएगा मिसेस खान। तो जैसे आप उसको ट्रेन करेंगे वैसे वैसे वो पॉलिश होता जाएगा। वो बच्चा ऐसी अच्छी अंग्रेजी भी बोलने लग गया है, उसको गिनती मैंने सिखाई, उसको कलमे मैंने सिखाया, उसको लिखना मैं सिखाती हूं। ठीक कह रही हैं आप मिसेस खान, ठीक कह रही हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जिस तरह बात करी है मिसेस खान, जाहिर है मुलाजिम, अगर ये कहा जाए कि मालकन का कसूर है कि मुलाजिम नहीं रुकता है, बार बार बदलने पड़े, तो मुलाजिमों का भी तो कसूर होता है। आपके क्या मसाइल हैं, आपको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं, या आपको बड़ी जल्दी अगर घर बदलना पड़ता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है? इतनी एक घर तो इतना अच्छा है ना कि बहुत ही अच्छा है। वो ना कहते हैं कि खाना भी देते हैं साथ, और कहते हैं अपने बच्चे को साथ लेके आना, उनको पढ़ाएंगे भी हम, वो बच्चे को स्टडी भी करवाते हैं, कापियाँ भी लेके देते हैं साथ। पैसे कितने देते हैं? पैसे वो 5,000 देते हैं 3 काम का। अच्छा, कितने बजे जाती है काम पे? 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। और महीने के कितने पैसे लेती हैं? 5,000 बस जी। तो ये कम नहीं है? वो कहते हैं आपका खाना दे रहे हैं, साथ में खाना दे देते हैं। पढ़ा देंगे तो कुछ नहीं तो ये 5,000 कम नहीं लगता आपको? नहीं, वो खाना साथ दे देते हैं, बच्चों की कापी और बच्चों की फीस भी दे देते हैं। अच्छा, बच्चों की फीस भी दे देते हैं। फीसें देते हैं तो कंपनसेट हो जाता है। तो आपके मसाइल क्या होते हैं अगर कोई घर जल्दी ऐसा हुआ कि घर? हाँ जी, वो जैसे कि वो कह रहे कि सफाई कर दो, सफाई कर दी, थोड़ी देर बाद फिर आपने सही सफाई नहीं की, दोबारा करो, बार बार एक काम को बार बार करना, बर्तन टूट गया जी। तो आप सही से काम किया करें ना, सही से क्यों नहीं करते? सही करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सही नहीं है, बस फारिग नहीं रहना, कुछ भी ना कुछ करते रहना है कि थोड़ी। फिर कहते हैं कि ये खाना टाइम पे, मतलब कि एक घर ऐसा कि जो टाइम पे खाना नहीं देता है, तो जाहिर है भूख लगी है तो काम खाएंगे, वो खाना खाएंगे तो फिर ही काम होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं जी पहले काम करो फिर खाना। अच्छा, ये कितनी दफा होता है कि मियां बीवी की लड़ाई हुई हो तो गुस्सा आप पे निकल जाए? हाँ जी। या आपकी वजह से उनमें लड़ाई हो जाए? नहीं, दफा होता है? वो आपस में उनकी होती है। किसी वक्त ऐसा होता है कि उनका काम नहीं हुआ तो वो सारा गुस्सा फिर हमारे पे आके। छुट्टियां कितनी करती हैं आप? नहीं, छुट्टी तो नहीं करते, वो तो घर से आके ले जाते हैं। तो घर से आगे, हाँ जी, वो कहते हैं छुट्टी नहीं, आप सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं तो सैलरी कार्ड। महीने कितनी छुट्टियां करती हैं आप? मैं ये मंगल की 1 दिन की, हफ्ते में 1 दिन की करते हैं। कोई सा भी दिन हो ना, वो एक करनी है छुट्टी, वो मैं अपनी मर्जी से, जो मुझे अपने घर में कोई मतलब। ज़्यादा छुट्टी नहीं करती? नहीं, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1 छुट्टी करती हूँ। सही। तो आप ज़्यादा अरसे के लिए किसी घर में काम किया, वो कितना अरसा है, मतलब 6 माह, साल, 2 साल? नहीं, मैंने 5 साल किया है घर में। अच्छा, ग्रेट। बहुत अच्छे आप तो बड़ी आइडियल मेड हैं। फिर आप तो मैं कहूँगा हमारे घर ही आ जाए। वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। वो उनकी ना सास की डेथ हो गई, वो बाहर हो गई शिफ्ट, जिसकी वजह से घर चेंज करना पड़ा। उसके मुताबिक में ये घर मुझे बहुत ही अजीब सा। कभी कोई चोरी चकारी की है? कभी नहीं, उठा ली हो? नहीं, इल्जाम लगाओ आप पर, नहीं जी चोरी कर ली? नहीं, चोरी का तो नहीं इल्जाम लगा कोई। अच्छा। लेकिन ये कि ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ये छोड़ा है ना तो काम, तो फिर हम ना आपको ना चोरी का लगा। वो खुद कहते हैं कि हम ना इल्ज़ाम लगा के फिर आपको वो डर के मारे फिर ना वो छोड़ा नहीं। सही। तो आप जाहिर है आप बता रही हैं आपके पास तो काफ़ी मुलाजमाएं हैं। ये बड़ा, वैसे इन्होंने बड़ा अहम बात किया है कि जब एक काम कर लो फिर दूसरा काम, और उसी पर नुक्स और मालकन का बार बार तनकीद करना, या फिर छुट्टी न देना, पैसे कम, ये मसाइल होते हैं जो मेड्स को मजबूर करते हैं वहाँ से भागने पे। जैसे मिसेस खान ने भी बात कही है कि देखिए दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है, मालिक की भी और मेड की भी। वो यूँ कि मालकन तो उसको नहीं तो पैसे देने और उसको आप रॉब जो भी कुछ है उसका गुस्सा उसको वो करेगी, लेकिन जो मेड है उसने तो ये कहना है कि अब मेरी तो इनकी मजबूरी है और मैं जिस तरह भी इनको सता सकती हूँ सताऊँ, वो सताने में आया था। और मोबाइल जो एक ऐसा है कि मोबाइल आ गया है, अब लोग कहते हैं कि जी यंग हो बच्ची, वो इशू जो बनता है वो यंग बच्ची पे इस तरह बनता है कि जो लोग रखवाते हैं ना
उनको ये पता होता है कि इस पे हम किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगवा के और इनको। आपके घर जो मेड है वो आपने खुद रखी है या किसी के थ्रू आई है? नहीं, किसी के थ्रू तो नहीं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरी बड़ी PR है, तो उसमें वो आ जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये लोग कैसे। कितनी तनख्वाह देती हैं आप? मेरा रोटी बनाने वाली अलग है, सालन बनाने वाली वो मेरा पाकिस्तानी खाना, घर का खाना। अच्छा। तो वो खाना पकाने वाली को कितने पैसे देती हैं आप? उसके हैं 10,000। अच्छा। और सफाई वाली को? सफाई वाली को 3,000। ओके। और कपड़े धोने वाली को? कपड़े धोने वाली वो मेरे क्या कहते हैं बहन पे करती हैं उसको। और बर्तन धोने लग आती है? नहीं, बर्तन वो खुद धोती हैं, बर्तन नहीं धुलवा दें किसी से। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? जी हम सुन रहे हैं। आलिया, कैसी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप लोगों का शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छा होता है और आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शाम रिपीट में भी आप लोगों का शो देखते हैं, अगर कुछ। अरे वाह, थैंक यू आलिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जी जो मेंस होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं। अगर वो कुछ चोरी करके भी खा रही हैं, कुछ ले रही हैं, तो मतलब वो काम भी कर रही हैं, तो अगर वो ले रही हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इसमें घर में लड़ाई डालने वाली कोई बात नहीं चाहिए। आलिया, आपके घर है मेड? जी नहीं, हम लोग भी काम करते हैं अपना सारा। आपने क्यों नहीं रखी मेड? हम लोग अपना काम खुद कर लेते हैं, ऐसी आदत नहीं है ना। हम लोग 4-5 बहने हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह आलिया, इस बात पे तो गिफ्ट पक्का। और कॉलर है हमारे साथ रजिया। अस्सलाम वालेकुम रजिया, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग, डिसेंट कपल। थैंक यू सो मच। मिस्टर खान को स्पेशली बहुत सा सलाम। थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चैनल को मैं एनालाइज करती हूँ, मैं सुबह से देखती हूँ ये, और जो मेड के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये तो इश्यूज होते हैं दोनों तरफ से, लेकिन वाकई में ये बहुत कैश करती हैं वर्किंग वुमेन को ना। मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है जॉब में, और इनको पता होता है कि कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। और बाकी ये कि बाज़ जगह बहुत ज़्यादा मार्कन जो हैं वो भी इनसे काम ले लेती हैं, तो वो भी मसला होता है। आपके घर है मेड रजिया? जी थी, अब तो मैं और बेटा हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। सही ज़रूरत के तहत, क्योंकि इनके बहुत इश्यूज होते हैं, और बहाने फिर ये है कि वो जो काम है वो इसी तरह पेंडिंग में रह जाता है और वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है रजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम कोहाट। एक और कॉलर हमारे साथ ओकाड़ा से, मिसेस अफजल। यस जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस अफजल। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगी? कैसी हैं आप और भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम आप लोगों से मैं कॉल पे बात कर रही हूँ किसी शो पे, और उसकी वजह ये भी है कि स्पेशली आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, और आप दोनों की खातिर मैंने सुबह उठना भी शुरू कर दिया है। क्या बात है, चलिए ये भी हमने अच्छा काम कर दिया। आप हमारी वजह से सुबह उठते हैं, सुबह उठने के तो बड़े फायदे होते हैं। बहुत फायदे हैं। और बस कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चेहरे इतने अच्छे लगते हैं। मैं बल्कि लास्ट टाइम जब मैंने आपका स्टार्ट किया प्रोग्राम, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार इन दोनों को कपल होना चाहिए था ना। हाँ। तो ऐसे तकरीबन 2-3 घंटे बाद मुझे पता चल गया कि आप दोनों तो है ही कपल ना। तो वो बड़ा अच्छा मुझे बहरहाल लगा। और अभी मैंने इस वजह से फोन किया था कि हर इंसान का एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ पे कहना शुरू करूंगी, मुझे नहीं पता कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, लेकिन मेरे घर में मेड आती है, तो आप ये अब यकीन करें कि मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ और वो मुझे रिस्पेक्ट देती हैं। और इंसानियत के नाते हम लोगों को थोड़ा सा ये जरूर सोचना चाहिए, जैसे हम अपने से बड़ों की खिदमत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको आला मकाम के ऊपर देके हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो देखिए वो भी अपनी पे लेते हैं और हमारा काम करते हैं। तो हम लोगों ने उनको खरीदा नहीं हुआ, वो हमारे मुलाजिम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनको रिस्पेक्ट दें, उनसे रिस्पेक्ट लें, और मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। कभी मैंने उनको डांटा नहीं है। मुझे कोई भी उनसे काम करवाना है तो मैं उनको कह देती हूँ कि अब ये काम इस तरह से कर लें। और अब यकीन करें कि मेरे घर में डिमांड है काम वालियों की कि हमें ये घर मिल जाए। बिलीव मी। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मेरे ख्याल में अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में अपनी मिसाल आप होंगी। मिसेस अफसल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्राना से आपने कॉल की, और इसमें कोई शक नहीं है कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट।
और बिल्कुल मिसेस खान ने भी बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर। बहुत थैंक यू सो मच मिसेस खान आपका, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम इसी तरह से आपके जो आम इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे पूरे पैनल के साथ, तमाम मसाइल और उनका हल आपके सामने रखेंगे, और ऐसे मसाइल भी लाएंगे जो सुन के आप कहेंगे हैं ये इनको कैसे पता चला। बिल्कुल, और अभी हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।